हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसिक स्टडी टाइम। तो आपको पता है कि हम यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये उसी सीरीज़ में हमारा अगला वीडियो है और आज हम डिस्कस करेंगे 8 अक्टूबर 2022 को जो यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर था उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ टीचर सेंटर्ड मेथड। तो इसमें टीचर सेंटर्ड मेथड देखना है कौन सा है। टीचर सेंटर्ड मेथड देखिए कौन सा होता है जिसमें टीचर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि टीचर क्या पढ़ाता है, कैसे पढ़ा रहा है, बच्चे उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। एक होता है स्टूडेंट सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड मेथड, इसमें स्टूडेंट अपने आप सीखने पर ज़्यादा ध्यान देता है। स्टूडेंट ने क्या सीखना है, कैसे पढ़ना है, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं ए ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये जो है लर्नर सेंटर्ड मेथड है। स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है, वो अपने आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर है डिस्कस मेथड। डिस्कस मेथड में भी कुछ बच्चे आपस में ग्रुप बना करके डिस्कस करेंगे, नए नए आइडियाज़, एक दूसरे के आइडियाज़ को सुनेंगे, समझेंगे और इस तरह से सीखेंगे। फिर है इंक्वायरी मेथड। ये तीनों हमारे हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड। इंक्वायरी मेथड में भी बच्चा क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन पूछकर अपने बात को रखता है, नए नए अपने एक्सपीरियंस को सामने रखता है। तो इसी तरह से हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, जो एक टीचर पढ़ा रहा होता है वो कितने अच्छे तरीके से उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बच्चे को जो वो पढ़ा रहा है वो चीज़ अच्छे से समझ में आए। उसके लिए हो सकता है वो चित्र बनाए, कोई डायग्राम बना दे ब्लैक बोर्ड पर, या आपको कोई कुछ ऐसा चित्र दिखा दे, कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हो जिस तरह से आप चीज़ों को अच्छी तरह, इसमें विजुअलाइजेशन की मदद से जो है बच्चों को समझाने की कोशिश की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, इसमें 2 स्टेटमेंट दी गई है तो इसमें देखनी है कौन सही है। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन इज़ टू प्रोमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज़ इन स्टूडेंट्स। हिंदी में भी देख लीजिए। उच्च शिक्षा का एक उद्देश्य विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन की योग्यताओं का संवर्धन करना है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा है क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज़ आर डेवलप्ड बाय रोट लर्निंग। क्या रट्टा मारने से ये क्रिटिकल थिंकिंग हमारी होती है? तो हिंदी में देखिए, आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यताएं रटने के द्वारा विकसित होती है। ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी कथन 2 हमारा गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ए करेक्ट, बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट। परीक्षण के सामान्य मानदंड कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए, ए है एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन, फिर है ऑल क्वेश्चन ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, टाइम लिमिट, नेचर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स एलोकेशन। जब आपका स्कूल में, कॉलेज में टेस्ट होता है, कहीं पर भी आपका टेस्ट हो, तो उस टेस्ट का क्या क्या क्राइटेरिया रहता है? सबसे पहले देखिए, जो आपको सबसे इजी लगता है, टाइम लिमिट होती है, 3 घंटे का टेस्ट है तो 3 घंटे में ही होगा। सी आपका सही है। नेचर ऑफ क्वेश्चन के नेचर भी डिसाइड होते हैं। अगर आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आएंगे, स्पोर्ट्स का पेपर है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर का है तो ग्रामर से रिलेटेड। इस तरह से डी भी आपका ठीक है, सी डी। फिर है ऑल क्वेश्चन ऑफ हायर ऑर्डर रैंकिंग, ये गलत है। सभी क्वेश्चन जो है हायर ऑर्डर रैंकिंग के नहीं है, बी गलत है। अब देखिए, जिसमें बी है उसको आप बाहर करेंगे। इसमें बी है, इसमें बी है। सी और डी हमारा ठीक है। सी और डी ये दोनों तो बाहर हो गए। सी और डी इसमें है, सी और डी इसमें है। अब ए दोनों में है तो ए ठीक होगा। अब ई देखते हैं। ई हमारा है मार्क्स एलोकेशन, ये भी सही है। टेस्ट में मार्क्स एलोकेशन भी होते हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ए बी, ए ए ए
ABC और ये गलत होगा, ACD और E, ये इसके सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करिकुलम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पाठ्यचर्या के संदर्भ में कौन से सही हैं। ऑप्शन ए हमारा है, करिकुलम शुड बी मॉडिफाइड रेगुलरली, पाठ्यचर्या को नियमित रूप से अशोधित किया जाना चाहिए, सही है। जैसे हम देखते थे जब हम प्राइमरी में या मिडिल क्लास में पढ़ते थे, तो मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे उस वक्त सिलेबस क्या था और आज सिलेबस क्या है। सिलेबस में जो है कंटिन्यूसली चेंजेस आते हैं, कुछ नई चीज़ें उनमें ऐड की जाती है, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन 2 है, करिकुलम शुड हैव थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ओनली, यहाँ ओनली लिखा गया है, तो ओनली वाले मोस्ट ऑफ देखना, जहाँ ओनली दिया होता है वो ऑप्शन बाहर होते हैं, इसको गलत मानिए। ऑप्शन बी हमारा गलत है और ऑप्शन ए सही है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, करिकुलम शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव ऑफ द कंट्री, पाठ्यचर्या देश की संवैधानिक अनिवार्यताओं से निगमित किया जाना चाहिए। अगर आपको लगता है ये ऑप्शन आपको नहीं आता है, इन दो में आप कन्फर्म है कि एक अंदर है एक बाहर है। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें डिडक्शन मेथड यूज होगा। करिकुलम शुड बी मेड एज पर नीड ऑफ इंडस्ट्री एंड सोसाइटी, इंडस्ट्री एंड सोसाइटी की नीड पर जो है आपका करिकुलम बेस्ड होना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, उनकी वजह से आपको काम भी मिलना चाहिए और समाज में भी वो आपकी हेल्प करे। तो इसी तरह से ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन ई क्या है, पाठ्यचर्या शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, ये गलत है। सिर्फ शिक्षक केंद्रित नहीं, स्टूडेंट सेंटरिंग भी होना चाहिए। तो बी बाहर हो गया, ई बाहर हो गया और डी, ए और डी हमारा ठीक है, बी ई गलत, ए डी सही। तो एक में कन्फ्यूजन है। अब हम ऑप्शन से देखेंगे, ई हमारा बाहर था, ई इसमें है, तो ये ऑप्शन तो गया। उसके बाद कौन सा था, ए हमारा सही है, ए इसमें है, ए इसमें है, ये भी हमारा गलत हो गया। तो इसमें ए बी सी डी है, बी हमारा गलत हो गया था, तो ए सी डी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ज़रूरी नहीं है हमें क्वेश्चन अच्छी तरह से आते हैं, कोई भी क्वेश्चन, हर स्टूडेंट के लिए सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो वो परफेक्ट तरीके से आएंगे। कुछ क्वेश्चन आते हैं बट अधिकतर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम उस वक्त सोच समझकर अच्छे से सही कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ सीसी सिग्निफाइज, सीसी किसको बताता है। जो आजकल यूट्यूब पर वीडियो बनाते होंगे, शॉर्ट्स बनाते होंगे, वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा सीसी, क्रिएटिव कॉमन्स। क्रिएटिव कॉमन्स, क्रिएटिव कॉमन्स में क्या होता है, ये वो लाइसेंस होता है जिसके कारण जो है आप एक वीडियो को रीयूज़ कर सकते हैं। किसी दूसरे की वीडियो या दूसरे के साउंड को आप अपनी वीडियो में, अपने चैनल पे उसको यूज़ कर सकते हैं क्रिएटिव कॉमन्स में। अगर वो वीडियो, वो साउंड क्रिएटिव कॉमन्स में रखा है, तो अगर वो क्रिएटिव कॉमन्स में नहीं है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपको वो ओरिजिनल उसके जो है, जिन्होंने वो डाला हुआ है, वो कॉपीराइट क्लेम आपके ऊपर कर सकते हैं। तो ये है क्रिएटिव कॉमन्स। नेक्स्ट है, व्हेन अ रिसर्च स्टडी इज़ कंडक्ट टू नो अबाउट एन अननोन एरिया एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन, इट इज़ नोन एज, किसी भी अज्ञात क्षेत्र के संबंध में जानने या सूचना एकत्र करने के लिए जो रिसर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ए देखिए, पायलट स्टडी, फिजिबल स्टडी, एक्सप्लेनेटरी स्टडी या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो इसका सही होगा एक्सप्लोर। हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं है। अब पायलट स्टडी और फिजिबिलिटी स्टडी देखिए क्या होता है, ये सेम होता है। पायलट स्टडी और फिजिबिलिटी स्टडी में हम देखते हैं, जैसे हमने कोई न्यू कॉन्सेप्ट पे काम करना है, तो उसमें हम पहले उसका एक डेमो लेते हैं या उसकी छोटे लेवल पर स्टडी करते हैं
कि क्या ये रिसर्च में मैं ये फार्मूले लगाऊंगी, ये टेस्ट लगाऊंगी, क्या इसका रिज़ल्ट अच्छे से मैं आगे कर सकती हूँ या नहीं। अगर वो काम कर गया छोटे लेवल पर तो आगे जो है मैं उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर दूँगी। अगर वो डेमो जो छोटे लेवल पर मैं स्टडी करूँगी अगर वो फेल हो जाता है तो आगे मैं उस रिसर्च को कंटिन्यू नहीं रखूँगी। तो इस तरह से ये एक रिहर्सल टाइप का होता है। अगर आप रिहर्सल में पास हो गए तो आप उसको आगे करेंगे, अगर आप रिहर्सल में ही फेल हो गए तो आप उस कार्य को आगे नहीं करेंगे। फिर देखिए एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इस एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में होता है कि हम एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, कॉज एंड इफ़ेक्ट की, इस कारण से क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ये जो या फिर जो इफ़ेक्ट है इसका कारण क्या है। तो इस तरह से ये होता है। इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है अ ट्रू ज़ीरो पॉइंट इज़ द फीचर ऑफ। ये स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्केल आपको पता है 4 तरह के होते हैं। नॉमिनल स्केल, ये देखिए नॉमिनल स्केल, रेशियो स्केल, इंटरवल स्केल और ऑर्डिनल स्केल। ये रिसर्च में काम आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा रेशियो स्केल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलैरिटी एलिमेंट इन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। गुणात्मक और मात्रात्मक शोध दोनों में समान तत्व कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चन, शोध प्रश्नों के उत्तर देना। ये दोनों में होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में। फिर है प्रेफरेंस ऑफ मैक्रो डाटा, ये हमारा गलत होगा। माइक्रो लेवल पर डाटा लिया जाता है तभी तो हम सैंपल लेते हैं। सैंपल अगर पूरा डाटा लेना हो, जैसे आपने देखा होगा कि सैंपल सर्वे होता है तो सर्वे में हर 10 साल बाद जो सेंसस इंडिया में होता है उसमें सभी को, पूरी पॉपुलेशन को हम यूज़ करते हैं, एक एक से इंफॉर्मेशन लेते हैं। मगर इसमें क्या होता है जब भी हम रिसर्च करते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में हम सैंपल यूज़ करते हैं। इतना पॉसिबल नहीं होता है कि हम एक एक व्यक्ति से जाके डाटा कलेक्ट करें। सैंपल जैसे देखिए आप सैंपल पता है हम डेली लाइफ में सैंपल यूज़ करते हैं। हमने देखना है कि चावल पके हैं या कच्चे हैं तो हम एक एक चावल को हाथ नहीं लगाएंगे, हम बस एक दाना देखते हैं फिर उसको हम पूरे उसके ऊपर जनरलाइज कर देते हैं कि चावल पक गए हैं। इसी तरह से ऑप्शन बी हमारा गलत है, ऑप्शन ए सही है। सी है डू नॉट सफ़र फ्रॉम इशू ऑफ एरर, ये गलत बात है। ये ना ही क्वालिटेटिव में होता है ना ही क्वांटिटेटिव में। देखिए एरर की, गलती की संभावना दोनों में रहती है, त्रुटि के मामलों से ग्रस्त नहीं है। त्रुटि की संभावना रहती है। कई बार टेक्निक गलत तरीके से यूज़ करते हैं, कई बार सैंपल हम ऐसे चूज़ करते हैं जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमने जो मेथड रिसर्च में यूज़ करना है वो हम यूज़ नहीं करते हैं, उसकी जगह हम कोई और गलत मेथड यूज़ कर लेते हैं, इसलिए एरर की संभावना रहती है। तो सी भी हमारा गलत हो गया। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये सही है, पारदर्शिता दोनों में ज़रूरी है। फिर है एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरिएशन, ये भी सही है, वैभिन्न की गवेषणा। तो बी और सी गलत है। बी और सी जहाँ है वो आप बाहर निकाल सकते हैं। बी सी इसमें है, बी सी इसमें है, बी इसमें है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनएथिकल। रिसर्च में अनएथिकल क्या है। अनएथिकल क्या होता है, अनैतिक, जो गलत तरीका हम रिसर्च करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें है सीकिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ रिस्पोंडेंट्स, उत्तरदाताओं की संसूचित सहमति प्राप्त करना। ये तो अच्छी बात है, सहमति प्राप्त होनी चाहिए रिसर्च उनकी जिनसे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या फिर अपनी रिसर्च से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं, ये एथिकल है। फिर है ऑफरिंग इंसेंटिव टू रिस्पोंडेंट्स, उनसे जवाब लेने के लिए कुछ हम उनको ऑफ़र करें, ये गलत बात है, ये एथिकल तरीका है, यानी अनैतिक है। इस में ये सही है। तो उत्तरदाताओं से संवेदनशील वैयक्तिक सूचनाओं के लिए दबाव डालना, ये भी हमारा सही है, यानी कि ये अनैतिक तरीका है। उत्तरदाताओं से शोध प्रयोजन छिपाना, हाइडिंग द रिसर्च पर्पस ऑफ रिस्पोंडेंट्स, ये भी अनएथिकल तरीका है। तो फिर है गोपनीयता बनाए रखना, गोपनीयता बनाए रखना ये एथिकल तरीका है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन आए, एक तो सी, एक डी और एक बी।
ए और ई तरीका एथिकल तरीके हैं रिसर्च में। तो बी सी डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट दी है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी है, ट्रायंगुलेशन इज डिस्क्राइब्ड एज दैट रिसर्चर टेकिंग डिफरेंट perspectives in answering the research questions. Triangulation is expected to produce knowledge from the different insights to promote quality research. हिंदी में देखिए, त्रिभुजीकरण को शोध प्रश्नों के उत्तर देने में शोधकर्ताओं द्वारा भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य लेने के रूप में किया जाता है। फिर सेकंड हमारा है, त्रिभुजीकरण से अपेक्षा की जाती है कि इसमें गुणवत्तापूर्ण शोध के संवर्धन के लिए विभिन्न अंतर्दृष्टियों से ज्ञान का सृजन होगा। तो ट्रायंगुलेशन में हमारा इसमें क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए मल्टीपल सोर्सेज से या फिर मल्टीपल मेथड से हम एक टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, या कोई रिसर्च प्रॉब्लम हो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग उस फिनोमिना के ऊपर अच्छी हो जाए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और कथन 1 और कथन 2 दोनों हमारे सही हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक क्या होता है, ये होता है शाब्दिक, शब्दार्थ बाधा, शब्द से रिलेटेड बाधा। तो सबसे पहले देखिए, ब्लर्ड इमेज ऑन टेलीविजन, फिर है अनक्लियर प्रिंटिंग ऑन न्यूज़पेपर, समाचार पत्र में अस्पष्ट छपाई, फिर है स्टैटिक ब्रॉडकास्टिंग, गतिहीन प्रसारण, फिर है रिडंडेंसी इन राइटिंग, लिखावट में व्यतिरिक्तता। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें राइटिंग से रिलेटेड, राइटिंग में क्या होता है, जो हमने लिखा हुआ है वो अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, यानी शब्द समझ नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन कम्युनिकेशन चैनल रीचेस इज हाईएस्ट इन द केस ऑफ। संप्रेषण में चैनल प्रचुरता निम्न में से किस में सर्वाधिक होती है। चैनल यानी कि ये हुआ सेंडर, ये हुआ रिसीवर। सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो किस में यूज़ किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले है टेलीविज़न, फिर न्यूज़पेपर, फिर फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फिर है फॉर्मल रिपोर्ट्स। तो इसका आंसर होगा फेस टू फेस। अगर कोई आपके सामने है, उसको आप कोई बात बता रहे हैं, तो आप कई तरीक़ों से उसको समझा सकते हैं। अगर उसको बात समझ में नहीं आ रही है, आप फेशियल एक्सप्रेशन दे सकते हैं, कोई आप डायग्राम दिखा सकते हैं, कोई आप चित्र दिखा सकते हैं, कोई आप ऐसे बॉडी गेस्चर को चेंज करके इस तरीके से समझा सकते हैं कि उसको बात समझ आ रहा है। टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इनमें जैसा बताया गया है सबको उसी तरीके से समझना पड़ेगा। किसी को समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते, मगर फेस टू फेस कन्वर्सेशन में ये सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट है, किनेसिक्स व्हेन यूज्ड विल कम्युनिकेट अ पर्सन्स। अंग विक्षेप विज्ञान का उपयोग किसी व्यक्ति को यह संप्रेषित करेगा। अंग विक्षेप विज्ञान ये क्या होता है, ये हमारा होता है बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट, आप जब किसी को कुछ समझा रहे हैं, आप शब्दों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप इसको बोल सकते हैं, कि आप शब्दों के माध्यम से ना समझाते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू किसी को समझा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए ज़रूरी नहीं है हमें सभी ऑप्शन आते हैं। इसमें जो एक ऑप्शन आपको लगता है कि ये गलत है या ये सही है, उसके आधार पर 2-3 ऑप्शन जितने भी समझ आते हैं आप आंसर निकाल सकते हैं। ए है हमारा सोशल स्टेटस, ये सही है। ऑप्शन बी है लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, ये भी सही है। सी है इमोशनल कंटेंट, तो इसमें आता है हमारा भावात्मक लब्धि, ये भी सही है। राजनीतिक गतिशीलता और भाषाई अनेकता, ये इसमें नहीं आएगा। देखिए राजनीतिक गतिशीलता का तो बॉडी लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, और भाषाई गतिशीलता, भाषा लैंग्वेज की तो यहाँ बात ही नहीं होती है। ये बॉडी
बॉडी लैंग्वेज को देखा जाता है। लैंग्वेज में हम क्या यूज़ करते हैं, भाषा यूज़ करते हैं, वो कोई भी भाषा हो सकती है। जब उसका इसमें काम नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई हमारा बाहर हो जाएगा। तो इसी तरह से पॉलिटिकल मूवमेंट सी और डी नहीं है, ए बी सी इसके सही आंसर होंगे। अब देखिए ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है स्टेटमेंट दी हुई है 2, इसमें देखनी है। स्टेटमेंट 1 हमारी है लैंग्वेज एंड अदर सिंबॉलिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर श्योरली सोशल प्रोडक्ट। संप्रेषण के भाषाई और अन्य प्रतीकात्मक साधन निश्चित तौर पर सामाजिक उत्पाद हैं। सेकंड है हमारा कम्युनिकेशन मीडिया ऑलवेज प्रोवाइड अ फील गुड फैक्टर टू देयर यूजर्स। संप्रेषण मीडिया सदैव अपने प्रयोक्ताओं हेतु सुखद अनुभूति कारक प्रदायक होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए तो सही है कि लैंग्वेज संप्रेषण के जो है भाषाई और अन्य प्रतीकात्मक साधन निश्चित तौर पर जो है सामाजिक उत्पाद ही होते हैं। बट संप्रेषण मीडिया जैसे कोई न्यूज़पेपर के थ्रू, कोई टेलीविज़न चैनल के थ्रू जो न्यूज़ दिखाता है, कुछ भी दिखाता है, वो हमेशा आपको अच्छा फील करवाने से रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड करेगा। ये नहीं कुछ देख करके आपको बुरा भी लग सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन नंबर 1 सही है और 2 गलत है। ये ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन मास कम्युनिकेशन प्रोसेस। मास कम्युनिकेशन प्रोसेस के कुछ एलिमेंट है, इनका सीक्वेंस लगाना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा सिलेक्टिव एक्सपोजर, ए सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद हमारा आएगा कन्फर्मेशन ऑफ बायस, पूर्वाग्रह की पुष्टि, बी। फिर उसके बाद हमारा आएगा कॉग्निटिव डिसोनेंस, सी। फिर उसके बाद है सिलेक्टिव अटेंशन, बी। और सबसे लास्ट में हमारा आएगा कॉन्ग्रुएंट इन्फॉर्मेशन, डी। तो इसमें देखिए अगर याद नहीं भी रहता है तो सबसे पहले याद रखना है कि एक्सपोजर सबसे पहले आएगा और इन्फॉर्मेशन सबसे लास्ट में। इन्फॉर्मेशन हमें सबसे लास्ट में मिलेगी और एक्सपोजर सबसे पहले होगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन। तो ये हमारा सीक्वेंस था AECDE। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू द टर्म्स ऑफ रेशियो। इतना है टू मेक द इक्वल 7:10। अब है वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13:25 के अनुपात को 7:10 का बराबर करने के लिए जोड़ना होगा। अब देखिए ये है 13/25। इसमें क्या जोड़ना है, इसमें हम x जोड़ लेते हैं प्लस x। इसमें x जोड़ने से कितना हो जाएगा, ये 7/10। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है इससे और ये मल्टीप्लाई होगा इससे। तो ये हमारा आएगा 7 13 प्लस x। आप नोट कर लेना, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये आएगा इस तरफ और 7 आएगा हमारे 25 प्लस x। फिर मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ आ गया 130 प्लस 10x इज इक्वल टू 25 आते कितना होता है 175 प्लस 7x। तो x के हम रखेंगे एक तरफ, 10x है माइनस 7x कितना हो जाएगा हमारा 3x। तो इस तरह से 175 में से 130 गए तो ये हमारे हो गए 45। इस तरह से ये 3 को यहाँ ले आएंगे
15 3 45, एक्स हमारा कितना आया 15। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। इस सीरीज़ में नेक्स्ट देखना है क्या आएगा। इसमें बहुत इजी तरीका है, सिर्फ इनका डिफरेंस देखना है, इन सब के बीच का डिफरेंस। 5 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस है 4 का। फिर 9 और 14 के बीच में कितना डिफरेंस है 5 का। फिर 14 और 20 के बीच में 6 का। फिर 20 और 27 के बीच में 7 का। 27 और 35 के बीच में 8 का। तो आगे कितना डिफरेंस आएगा हमारा 9 का। तो 35 प्लस 9 कितना होता है 9 5 14 3 1 4 44। तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 16,800 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन पार्ट इज लेंट एट अ सिंपल इंटरेस्ट 6% पर, और दूसरा पार्ट हम उधार देते हैं 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। आफ्टर 2 ईयर्स टोटल सम रिसीव्ड 19,000 रुपये हम 2 साल बाद प्राप्त करते हैं। तो उन दोनों पार्ट का सम 6% और 8% पर कितना होगा। इसमें देखिए क्या करना है, हम आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें फॉर्मूले से करना तो बहुत लेंथी हो जाएगा। देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में अमाउंट कितना था 16,800 रुपये। फिर बाद में वो कितना हो जाता है 19,000 रुपये। 19,000 होता है हमारा वो 2 साल बाद। 2 साल बाद कब होता है, जब हम 16,800 को 2 हिस्सों में, यहाँ पर अलग अलग 2 हिस्से दिए गए हैं। फर्स्ट हिस्से को 6% पर और दूसरे हिस्से को हम 8% पर उधार देते हैं। तो हमने इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट टोटल हमारा कितना हुआ, तो 19,000 से अगर हम 16,800 माइनस करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 2,200 रुपये। 2,200 टोटल इंटरेस्ट है। अगर इन दोनों संख्या से हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल के देखना है, दोनों सिंपल इंटरेस्ट का जोड़ अगर हमारा 2,200 आ गया तो वो वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन को यूज़ करके हम देखते हैं। 12,200 मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट पार्ट है, तो ये 6% पर उधार दिया गया था 2 साल के लिए। तो ये कट हो गया, ये 12 मल्टीप्लाई, इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 1464। अब देखिए, अब दूसरा हिस्सा उधार दिया था 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ये भी 2 साल के लिए। तो 8 दूनी 16, 16 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 736। अब इन दोनों को प्लस करें तो प्लस करके कितना आ रहा है 6 4 10, 6 3 9 1 10, 7 4 11 12 1 2। तो ये 2,200 रुपये आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी तो मेरे से ये सॉल्व नहीं हो रहा था। अगर आपसे हो जाता है किसी तरीके से, देखना, आप कमेंट भी करना कि कैसे किया। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। आंसर इसका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है, द एवरेज वेट ऑफ 30% इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg when one of them whose weight is 40 kg is replaced by a new person. What is the weight of a new person? इसमें देखिए हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। 30 व्यक्तियों का औसत वजन 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो जब उनमें से एक का वजन 40 किलोग्राम है तो किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, एक नए व्यक्ति का वजन कितना है। एवरेज वेट कितना होता है, टोटल वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स। तो एवरेज वेट हमारा 2% इंक्रीज़ हुआ है, तो टोटल वेट को x मान लेते हैं। नंबर ऑफ पर्सन थे 30, तो x कितना आया हमारा, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 60, x इज इक्वल टू 60। अब देखिए ये टोटल वेट हमारा आया 60 kg। अब क्या है, उनमें एक जिसका वजन 40 किलोग्राम है किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नए व्यक्ति का वज़न क्या है। अब नए व्यक्ति के वज़न के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये 40 ऐड कर देंगे, प्लस 40 इज इक्वल टू 100। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रोपोजिशन ऑल वुमेन आर हॉनेस्ट। कॉन्ट्रेरी में देखो क्या होता है, AEIO कॉन्ट्रेरी होती है ये प्रोपोजिशन जो आपस में विपरीत होती है, ऑल और नॉट वाली स्टेटमेंट। तो ये तो नॉट ऑल वाली स्टेटमेंट, तो इसकी जगह क्या होनी चाहिए, नॉट वाली स्टेटमेंट। तो नॉट वाली स्टेटमेंट कौन सी है, यहाँ सम है, यहाँ नो वुमेन आर ऑनेस्ट, ऑल वुमेन आर ऑन, तो ये नो वाली स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही आंसर होगा। ये 22 नंबर क्वेश्चन, ये आंसर की से ड्रॉप किया गया है क्योंकि इसका कोई भी आंसर जो है मैच नहीं कर रहा है। तो ये कन्वर्जन, ये कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन वाले क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, इसमें वैलिड की बात कुछ पूछी गई है। तो इसमें कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में एक तो हमारी कन्वर्जन आता है, एक ऑबवर्जन आता है और एक कॉन्ट्रा पोजिशन आता है। कन्वर्जन में क्या होता है, इसमें होता है ऑल ARB, इसका कन्वर्जन, इसको कैसे चेंज करके हम लिखते हैं, ऑल BRA। सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बना दिया और प्रेडिकेट को नेक्स्ट में सब्जेक्ट बना दिया, बस यही इसमें होगा। बाकी स्टेटमेंट ऑल है तो नीचे भी ऑल आएगा, ऊपर सम है तो नीचे भी सम आएगा, ये अगर सम नॉट की है तो नीचे भी सम नॉट आएगा। अब देखिए ऑबवर्जन स्टेटमेंट में क्या होता है, और इसमें अगर कन्वर्जन वाली स्टेटमेंट में अगर वैलिड की बात की जाएगी तो देखिए AEIO, इसको आप नोट करके लिखें, ये पेपर में पूछा गया था। तो इसमें I और O इन दोनों स्टेटमेंट का अगर हम कन्वर्जन करते हैं, I वाली स्टेटमेंट देखिए इसमें क्या होगी, जैसे नो ARB, इसका हम कन्वर्जन करेंगे कि नो BRA। अगर कोई A B नहीं है तो कोई B भी A नहीं होगा, ये इसमें वैलिड स्टेटमेंट होगी। अगर हम I का कन्वर्जन करते हैं, I में क्या आता है, सम ARB सम AR नॉट B, कुछ A B हैं कुछ A B नहीं, कुछ B A नहीं है, तो इसमें ये स्टेटमेंट भी वैलिड होती है। ये सम नॉट वाली स्टेटमेंट इसमें वैलिड नहीं होती है और इसको भी कुछ कंडीशन के साथ वैलिड कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए ऑबवर्जन स्टेटमेंट, ऑबवर्जन में क्या होता है, इसमें AEIO सभी स्टेटमेंट का जब हम ऑबवर्जन करते हैं तो ये सारी स्टेटमेंट वैलिड ही रहती हैं। तो देखिए इसमें कैसे हम इसको एक स्टेटमेंट को चेंज करते हैं दूसरी में, इसमें जैसे है ऑल SRP, तो इसमें हम इसका चेंज करेंगे नो SR नॉन P। इस तरह से एक तो ऑल वाली स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, नो आ जाएगा, मतलब क्वालिटी में चेंज आएगा, ये हमारी है पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये यहाँ पर हो जाएगी नेगेटिव स्टेटमेंट, और साथ में प्रेडिकेट के साथ नो लगेगा। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रहेगा, प्रेडिकेट की जगह प्रेडिकेट रहेगा, बट इसमें जो है नोन लग जाएगा। इसी तरह इसमें कोई भी स्टेटमेंट को चेंज करो तो वो वैलिड ही रहेगी। जैसे ये है ऑल SRP, सभी S जो हैं P हैं, और कोई भी S नॉन P नहीं है। नॉन P नहीं का मतलब तो यही हुआ ना, सभी SP हैं। तो इसी तरह से ऑल की भी, अगर सम की अगर हम बात करते हैं, देखिए I स्टेटमेंट की, सम SRP, कुछ SP हैं, तो इसका कन्वर्जन, ये ऑबवर्जन अगर करेंगे तो सम से हमारा क्या हो जाएगा, सम नॉट। तो यहाँ पर लिखेंगे सम SR नॉट, नॉट नहीं नोन आएगा यहाँ पर, नोन, सम SR नोन P। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ S तो P हैं बट कुछ S क्या हैं, नॉन P हैं, यानी P नहीं है, तो ये भी इसमें वैलिड स्टेटमेंट हो जाएगी। इसी तरह से O की स्टेटमेंट अगर देखेंगे, सम नॉट वाली, सम SR नॉट P,
तो सम एस आर नॉट नोन पी, ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। इसलिए इसमें जो आप एक बार ओवर्जन करके देखना, इसमें सही सभी स्टेटमेंट जो है वैलिड होती है। इसी तरह से अगर कॉन्ट्रापोजिशन को अगर हम देखते हैं तो कॉन्ट्रापोजिशन में पहले तो कन्वर्जन की तरह होता है, जैसे ऑल ए आर बी, इसमें क्या होगा, प्रेडिकेट नेक्स्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन जाएगा। इसमें सबसे पहले ऑल बी आर ए कर दिया और साथ में यहाँ पर भी नोन लगा दो, यहाँ पर भी नोन लगा दो, ऑल नोन बी आर नोन ए। तो इसमें देखिए ए ई आई ओ, इसमें ओ और आई ओ ये दोनों स्टेटमेंट वैलिड होती है अगर इनका हम कन्वर्जन करते हैं, और कुछ कंडीशन के साथ ई को भी हम वैलिड कंसिडर कर सकते हैं, बट आई स्टेटमेंट इसमें वैलिड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फैलेसी से रिलेटेड। तो इसमें क्या पूछा गया है, नो वन हैज़ शोन दैट एलियंस डिड नॉट क्रिएट द क्रॉप सर्कल, सो द क्रॉप सर्कल मस्ट हैव बीन मेड बाय द एलियंस। हिंदी में देखिए, किसी ने यह प्रदर्शित नहीं किया कि परग्रही यानी कि एलियंस ने फसल वृत्तों को नहीं बताया है। कोई इस बात को प्रदर्शित नहीं कर पाया। इसका मतलब हम क्या निकाल लें कि फसल वृत्त जो है एलियंस के द्वारा बनाए गए हैं। अगर कोई ये साबित कर देता कि ये फसल वृत्त एलियंस द्वारा नहीं बनाए गए हैं, तब तो हम इस बात को नहीं मानते। मतलब किसी ने साबित ही नहीं किया कि ये फसल वृत्त एलियंस द्वारा नहीं बनाए गए, इसलिए हम इस बात को सच मान लेंगे कि फसल वृत्त जो है एलियंस द्वारा ही बनाए गए हैं। तो इसमें हमारा आता है अपील टू इग्नोरेंस। इसमें एक और एग्जाम्पल पेपर में पूछा जाता है, वो क्या है, कोई ये साबित नहीं करवाया कि भगवान नहीं है। किसी के साबित ना करने पर हम क्या मान लेते हैं कि भगवान है। मतलब पहली बात को कोई साबित नहीं कर पाया, इसके आधार पर हम उस बात को सच मान लेते हैं। तो उसमें जो फैलेसी आती है वो होता है अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी। अब सेकंड देखिए, फिर है बेगिंग द क्वेश्चन। इस बेगिंग द क्वेश्चन में क्या होता है कि एक बार जो बात बोली जाती है, फिर उसके बाद जो बात जोड़ी जाती है वो हट फिर के पहले क्वेश्चन पर ही आ जाता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल पर आपने ज़्यादा ध्यान देना है कि पेपर में एग्जाम्पल पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास एक कोटेशन दी हुई है, इसी तरह पेपर में आपको उदाहरण दिया जाएगा। जैसे हत्या नैतिक रूप से गलत है, हत्या को जो है नैतिक रूप से गलत है। गर्भपात एक हत्या है और गर्भपात नैतिक दृष्टि से गलत है। हत्या नैतिक रूप से गलत है, गर्भपात नैतिक दृष्टि से गलत है। दोनों स्टेटमेंट जो है सेम हो जाती है। इसी तरह से बेगिंग द क्वेश्चन का एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे इट इज़ टाइम यू गो टू बेड। फिर आगे हम बोलेंगे कि बिकॉज इट इज़ योर बेड टाइम। ये क्या बात हुई, पहली बात भी सेम, दूसरी बात भी सेम, एक बात को दो बार अलग अलग तरीकों से बोल दिया। तो ये है बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी। अब नेक्स्ट फैलेसी देखिए, फिर फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट में क्या होता है, इसमें जैसे जनरलाइज किया जाता है किसी बात को, बट वो जनरलाइज करने का तरीका अनुचित होता है। उस बात को सबके ऊपर आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, हत्यारों को फांसी दी जानी चाहिए। फांसी दी जानी चाहिए, इसलिए क्या है, सभी सैनिकों को फांसी दी जानी चाहिए। हत्यारों को फांसी दी जानी चाहिए, ये तो सही बात है, इसलिए सभी सैनिकों को फांसी दी जानी चाहिए। इस बात को यहाँ पर आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सैनिकों द्वारा किसी को मारा जाना, युद्ध में मारा जाना, वो हत्या नहीं होती है। युद्ध में जो है, युद्ध में अपने शत्रु को मारना एक गर्व की बात होती है, इसको हत्या में नहीं माना जाता है। तो इसलिए ये इस बात को जनरलाइज गलत तरीके से गलत जगह किया गया है, तो इसलिए ये है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट।
इसलिए देखें नेक्स्ट फैलेसी है अपील टू अथॉरिटी। अपील टू अथॉरिटी में क्या होता है, इसमें कोई अथॉरिटी कोई व्यक्ति हो सकता है जिसकी बात को आप सच मान लेते हैं, बेशक वो उसके कोई एविडेंस प्रूफ आपको ना दे, मगर किसी ने आप बोलेंगे कि उसने कह दी, वो तो हर बात जो भी बोलता है वो सच होती है, इसलिए आप भी उसको सच मान लेते हैं। वो हो सकता है कोई आपके टीचर हो, पेरेंट्स हो, या आपके फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, तो कोई धनी आदमी हो सकता है जिसकी बात को आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये आता है हमारा अथॉरिटी में, अपील टू अथॉरिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी गई है, एरिस्टोटल स्टेटमेंट और न्याय सिलोजिज्म से संबंधित है। एरिस्टोटल में क्या कहा गया है कि एरिस्टोटल सिलोजिज्म हैज़ 3 टर्म्स और न्याय सिलोजिज्म हैज़ 5 टर्म्स। ये तो सही है, बट ये जो है गलत है। अब देखिए 3 टर्म्स, इसमें आता है मेजर, माइनर और मिडल टर्म। इसमें भी 3 टर्म्स आती है, मेजर, माइनर और टर्म। इसमें कहा जाता है साध्य, साध्य, पक्ष और हेतु, ये 3 इसमें ये। तो इसका ए सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। नेक्स्ट देखिए, प्रोपोजिशन दिया हुआ है, ऑल थिंग्स आर नॉन एटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल। इसमें फैलेसी है, क्या दिया हुआ है हिंदी में, सभी वस्तुएं गैर शाश्वत है क्योंकि वे गेय हैं। इसमें ये गेय जो नोएबल है ये हमारी मिडल टर्म है। कहा गया है कि इस मिडल टर्म की वजह से क्या है, सभी थिंग्स नॉन एटर्नल है। बट यहाँ पर इसमें फैलेसी कौन सी है कि ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें नॉन एटर्नल होता है शाश्वत, यानी कि अमर, जो कभी ख़त्म ना होने वाले होते हैं। फिर नॉन एटर्नल क्या है, ख़त्म होने वाली चीज़ें, जैसे कुछ चीज़ हमने प्रोड्यूस की तो वो ज़रूर ख़त्म होगी। तो इसी तरह से इसके ऑल थिंग्स के नॉन एटर्नल होने का रीज़न बताया हुआ है नोएबल, बट ये इसका मेन रीज़न नहीं है, इसके कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है इस फैलेसी को कहा जाएगा द मिडल टर्म इज़ नॉन एक्सक्लूसिव। मिडल टर्म यानी नोएबल जो इसका रीज़न बताया है ये नॉन एक्सक्लूसिव है। नॉन एक्सक्लूसिव है कि विशेष या कोई अखंडित रीज़न नहीं है इसका कि इससे अलग ना हो, ये इसका और भी रीज़न हो सकता है। फिर नेक्स्ट देखिए, इस बार ये पूछा गया है, नेक्स्ट हो सकता है ये पूछा जाए, तो मिडल टर्म इज़ टू नैरो, इसका क्या एग्जाम्पल रहता है, मिडल टर्म इज़ टू नैरो। तो इसमें जब मिडल टर्म जो है पूरी तरह से चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, साउंड इज़ एटर्नल बिकॉज इट इज़ ऑडिबल। ऑडिबल साउंड एटर्नल है, शाश्वत है, कभी ख़त्म ना होने वाला है। इस साउंड का रीज़न, इस एटर्नल होने का रीज़न क्या बताया हुआ है यहाँ पर, रीज़न बताया हुआ है ऑडिबल है, सुनाई देने वाली है। सुनाई देने वाली चीज़ें जो है वो ख़त्म भी हो सकती है। यहाँ पर बताया कि इसकी वजह से ये ऑडिबल है इसलिए ये शाश्वत है, इसी कारण से जो है ये ऑडिबल चीज़ें, ऑडिबल जो है नैरो कॉन्सेप्ट है एटर्नल की सेंस में। अगर देखा जाए मिडल टर्म इज़ टू वाइड, तो इसका क्या एग्जाम्पल रहेगा, जैसे उदाहरण याद रखने, पेपर में उदाहरण ही पूछे जाते हैं। हिल हैज़ फायर, हिल हैज़ फायर, पहाड़ पर आग है क्योंकि बिकॉज इट इज़ नोएबल, पहाड़ पर आग है और इसका रीज़न क्या है,
क्योंकि ये नोएबल है, जानने योग्य। जानने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इस आग के होने का रीज़न केवल ये नहीं है कि पहाड़ पर आग है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो नोएबल, ये मिडल टर्म है इस आग की सेंस में, ये बहुत वाइड है, टू वाइड। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से बना है, तो इसमें जो फैलेसी पूछी गई है ये सव्य विचारा या फिर इसको अनेकांतिका भी कहा जाता है। अनेकांतिका, इसके जो है 3 पार्ट है। कौन कौन से? एक साधारण, एक असाधारण और तीसरा है अनुपसंहारी। इस अनुपसंहारी का एग्जाम्पल ये पेपर में पूछा गया है कि सभी वस्तुएं गैर शाश्वत है, वो गे है, ये अनुपसंहारी का है। ये असाधारण का एग्जाम्पल क्या होता है? वही जो हमने किया अभी, साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज़ ऑडिबल। इसमें जो है नैरो कॉन्सेप्ट होता है, मिडल टर्म। अगर साधारण की बात की जाए तो साधारण में जो है इसमें वाइड होती है, मिडल टर्म वाइड होती है, और इसमें क्या एग्जाम्पल होगा? ही हैज़ फायर बिकॉज इट इज़ नोएबल। तो ये तो थी सव्य विचारा और अनेकांतिका की। इसी तरह से 5 तरह की फैलेसीज या हेत्वाभास उत्पन्न होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो ये हो गया सव्य विचारा या फिर इसको अनेकांतिका कहा जाता है। इसी तरह से एक असिद्ध है, एक सत प्रतिपक्ष है, सत प्रतिपक्षा, फिर है बाधिता और फिर है विरुद्धा। इसको नेक्स्ट हम कभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में करेंगे, बट अभी आप ये समझ लीजिए। कभी ये ऑप्शन भी पेपर में पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सी हेत्वाभास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डिस्ट्रक्टिव कंप्यूटर प्रोग्राम दैट masquerades एज अ यूजफुल एप्लीकेशन इज कॉल्ड। एक विध्वंसक कंप्यूटर प्रोग्राम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है जो एक उपयोगी अनुप्रयोग का स्वांग करता है? ये नेचुरल नहीं होता है, बट नेचुरल होने का, ये सही होने का ये स्वांग करता है। तो ये क्या है? ये है टॉर्जन हॉर्स। आपने सुना होगा टॉर्जन हॉर्स। कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में या फिर मोबाइल फ़ोन में कभी हमें मैसेज या कुछ मेल कुछ ऐसा आ जाता है कि उसमें लिखा होता है कि इस ऐप को डाउनलोड करो, ये आपके स्टोरेज को स्पेस ज़्यादा देगा, आपके फ़ोन की स्पीड बढ़ा देगा, कुछ भी करेगा। देखने में तो वो लगता है कि ये हमें फ़ायदा पहुंचाएगा, पर जब हम उसको डाउनलोड कर देते हैं तो उससे हमारा फ़ोन क्या हो जाता है? और ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो इस वजह से देखने में वो ओरिजिनल सही लगता है, बट हमें वो नुकसान पहुंचाता है, फ़ोन को नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रोजन हॉर्स। इसी तरह से वायरस, वॉर्म और ट्रोजन, ये तीनों जो है मालवेयर हैं। एक वायरस टाइप के होते हैं जो कंप्यूटर को हार्म करते हैं। वायरस क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की नेचुरल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है। इसी तरह से आगे आप अगर फर्मवेयर देखेंगे तो फर्मवेयर में क्या होता है? जैसे कोई वॉशिंग मशीन, कोई टीवी रिमोट, अगर वॉशिंग मशीन में आप देखते हैं, अगर आपने टाइमिंग सेट की हुई है उसमें, तो वो उसी टाइमिंग के हिसाब से वॉशिंग मशीन अपने आप से बंद होगी या उतनी देर ही चलेगी। इसी तरह रिमोट में आप देखते हैं कि अगर आप 5 दबाएंगे तो वो 5 नंबर के चैनल को निकालेगी। अगर प्लस माइनस में जो साइन होते हैं साउंड वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के, तो वो भी ऑटोमेटिकली काम करते हैं जब आप उनको दबाते हैं। तो इसी तरह से ये फ्रीवेयर में होता है, पहले से ही डिवाइस में आपके ये चीज़ इंस्टॉल कर दी होती है, जिस तरह से डिवाइस अपने आप से काम करती है। या फिर मशीन में आप उसको चेंज करना चाहे टाइमिंग, तो वो चेंज करके वो मशीन फिर अपने आप से काम करेगी, इसलिए उसको कहा जाता है फ्रीवेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टॉर्जन। फिर नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी इज डिस्क्राइब्ड एज अ वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइस। हिंदी में देखिए,
साइबर प्रौद्योगिकी की संकल्पना का संचार उपकरणों के नेटवर्क की एक व्यापक रेंज के रूप में वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है, मैनी साइकोलॉजिस्ट आर कंसर्न्ड विद द पीपल बिकमिंग टू डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी। अनेक समाजशास्त्री लोगों की प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर हो जाने को लेकर चिंतित हैं। तो इसके दोनों स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही है। ऑप्शन ए सही होगा, बोथ स्टेटमेंट ट्रू। नेक्स्ट है, द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्लाइड ओरिएंटेशन दैट आर सपोर्टेड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट में 2 प्रकार के स्लाइड अभिविन्यास समर्थित हैं। वे अभिविन्यास कौन से हैं? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी आप करके देखना, इसका ये प्रैक्टिकली होगा। मैं आपको आंसर इसका बता देती हूँ, जिसके पास लैपटॉप है वो प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, ये वाला। नेक्स्ट है, टू रिसीव ईमेल you need an email provider, a connection to your provider and an email application if your internet service provider ISP has a POP server होगा। server you have a wide choice of email application. what does the acronym POP? तो इसमें है, ईमेल को प्राप्त करने के लिए आपको ईमेल प्रदाता अपने प्रदाता के साथ कनेक्शन और एक ईमेल एप्लीकेशन की आवश्यकता है। यदि आपके इंटरनेट सेवा प्रदाता के पास POP सर्वर है तो आपके पास ईमेल एप्लीकेशन के विकल्प है। तो इसमें POP का मतलब क्या है? पेज ओवरले प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये इसका सही आंसर है। ये देखिए क्वेश्चन में जो ये दिया हुआ है, ये डेफिनेशन दी हुई है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इसको याद करने से नेक्स्ट बार हो सकता है ये पूछा जाए कि ये POP सर्वर क्या है, या फिर ये पूछा जा सकता है ISP की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है, बायो कंसंट्रेशन इन ह्यूमंस कैन अकर ड्यू टू कंजम्पशन टू फिश। सेकंड स्टेटमेंट है, बायो कंसंट्रेशन इज द टेंडेंसी ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंस टू एक्यूमुलेट इन ह्यूमन टिश्यू। हिंदी में देख लीजिए, मनुष्यों में मछली के उपभोग के कारण जैव सांद्रण हो सकता है। फिर है, जैव सांद्रण हानिकारक पदार्थों की मानव ऊतकों में एकत्रित होने की प्रवृत्ति है। ऑप्शन नंबर 2 तो सही है, बट ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, विंड एनर्जी। ए है, इज एन intermittent energy is extremely useful at remote and isolated places, does not depend upon whether it is a clean energy, does not have any environmental impact to all। विंड एनर्जी के बारे में बताया गया हिंदी में देखिए, यह आंतरिक ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दूरस्थ और एकाकी स्थानों पर अत्यंत उपयोगी है। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। फिर है, मौसम पर निर्भर नहीं करती। ये गलत ऑप्शन है, मौसम पर निर्भर। अगर हवा चलेगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एक स्वच्छ ऊर्जा है, सही है, इससे एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं होता है। फिर है नेक्स्ट, का पर्यावरणीय प्रभाव बिल्कुल नहीं है। सही बात है, इसका पर्यावरण पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो ए, बी और डी इसका सही आंसर होगा विंड एनर्जी के संदर्भ में। ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है,
इंडियन नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड स्टिपुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ एनुअल मीन कंसंट्रेशन ऑफ PM 2.5 टू बी। तो भारतीय राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुसार PM 2.5 की वार्षिक माध्य संकेंद्रण की अधिकतम अनुमति सीमा कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? इनमें से कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? नो पॉवर्टी, ये है ज़ीरो हंगर, ये भी एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन। एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन का ये नहीं आएगा। फिर है क्वालिटी एजुकेशन, ये भी है, और जेंडर इक्वेलिटी ये भी है। इसमें सी ऑप्शन नहीं आएगा, बाकी A B D E ये सभी आएंगे। A B D और E ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है प्रीवियस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 वाज मॉडिफाइड इन द ईयर। शिक्षा की पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 1992 में इसको संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉल आउट ऑफ यूनिवर्सिटी रिफॉर्म अंडर हुज लीडरशिप वाज द फर्स्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ द future education policy of the government of India to reduce the tension created among the education Indians by the process of this university reforms। तो इसमें क्या है, किसके नेतृत्व के अंतर्गत विश्वविद्यालय सुधारों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम भारत सरकार की भावी शिक्षा नीति की प्रथम आधिकारिक घोषणा था, जिसका उद्देश्य उसकी विश्वविद्यालय सुधारों की प्रक्रिया से शिक्षित भारतीयों में उत्पन्न हुए तनाव को घटाना था। तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, कर्जन। कर्जन के नेतृत्व में ये हुआ था, विश्वविद्यालय सुधारों में ये बात की गई थी। इसके साथ थोड़ा ये देख लेते हैं हंटर आयोग, क्योंकि ये हंटर भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ये हंटर आयोग कब आया था? ये आया था 1882 में। विलियम हंटर की अध्यक्षता में ये आयोग बना था। तो इसमें प्राइमरी एजुकेशन पर, माध्यमिक एजुकेशन और हायर एजुकेशन सब पर ध्यान दिया गया था। इसके साथ ही स्त्री शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया था और मुस्लिम शिक्षा के बारे में भी बात की गई थी हंटर आयोग में। तो ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। रिपन, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following universities have been recognized as institutes of eminence? तो इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आएगी? एक तो आएगी A बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एक आएगी अमृता विश्वविद्यापीठम, फिर थर्ड इसमें आएगी हमारी D सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये 3। कलकत्ता यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इसमें नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द गवर्नमेंट शुड गिव फ्रैंक एंड कॉर्डाइल सपोर्ट टू फीमेल एजुकेशन एंड टेक इफेक्टिव मेजर टू इट्स एक्सपेंशन। किसने जो है पहली बार ये माना था कि भारत सरकार द्वारा महिला शिक्षा को स्पष्ट और हार्दिक समर्थन देना चाहिए और
वह इसके विस्तार के लिए प्रभावी उपाय करे। तो इसमें देखिए क्या आएगा, इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3 वुड डिस्पैच। तो ये वुड डिस्पैच आया था 1854 में, 1854 में। इसमें क्या किया गया था, इंडिया में जो ब्रिटिश राज में जो है एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एजुकेशन की देख रेख के लिए कि इंडिया में एजुकेशन किस तरह की चली हुई है। इसके चेयरमैन बनाए गए थे मिस्टर चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड को चेयरमैन बनाया गया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ता है वुड डिस्पैच। तो इसमें क्या होता है, लंदन यूनिवर्सिटी की तरह जो है इंडिया में 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। वो कौन कौन सी 3 यूनिवर्सिटी थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। ये 3 यूनिवर्सिटी लंदन यूनिवर्सिटी की तरह बनाई गई थी। और दूसरा जो है, इसमें फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात की गई थी और इसमें ट्रेनिंग दी गई थी कॉलेजेस के टीचर्स को। फिर इसमें प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में देने की बात की गई थी कि प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में दी जाए और इंग्लिश को कंपलसरी बनाया गया था ताकि जो इंडिया में लोग पढ़ रहे हैं वो वर्ल्ड में कहीं बाहर भी स्टैंड कर पाए, इसलिए इंग्लिश भी ज़रूरी करवाई गई थी। और इसी तरह से संस्कृत, अरबी और फारसी में कोर्स भी करवाए जाते थे, इसको भी कंपलसरी किया गया था। तो ये वुड डिस्पैच में ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पास्ड इन 1957 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कलकत्ता, बम्बे एंड मद्रास। तो देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1957 में पारित समावेशन अधिनियम में किस विश्वविद्यालय के प्रतिरूप पर आधारित ये बना था? तो ये बना था लंदन के, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है, आप देख लीजिए। अगर आपने पढ़ना है तो आप अपने आप से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले लें प्रैक्टिस करने के लिए। ये हम नहीं करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन और डीआई के क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको छोड़ के ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसको आप अपने आप से भी कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस करने के लिए। तो बस ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।